हेलो जय हिंद, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है ये हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए होने वाली है। और आज की क्लास में हम फिर से एक जीके और करंट अफेयर का बेहतरीन टेस्ट लगाने वाले हैं। सभी प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ऐड किए हैं, आपके टीसीएस के पैटर्न के अनुसार ऐड किए हैं। उम्मीद करूंगा सेशन सभी को पसंद आएगा। सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, जो आज प्रश्नों की संख्या है वो टोटल 30 होने वाली है। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको मैं आज कह रहा हूं कि 20 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। 30 में से अगर आप 20 क्वेश्चन राइट करते हैं तो भी मैं समझूंगा आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर है। आज के टेस्ट में 7 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऐड किए हैं, तो करंट अफेयर जितने भी मैं ऐड करता हूं अपने टेस्ट में वो सभी भाई आपको अच्छे से याद होने चाहिए। 100% किसी न किसी शिफ्ट में पूछे जाएंगे। सभी के सभी एक्सपेक्टेड करंट अफेयर ऐड करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। और देखिएगा, ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर क्या है, 4 है। अगर आपने इससे पहले 3 नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। अरकू घाटी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में डैश जिले में एक पर्वतीय स्थान है। विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, विजयनगरम या फिर हम्पी। जल्दी से आंसर करिएगा। ये प्रश्न जो है आपका एसएससी सीपीओ में आया है। प्रश्न क्या है? अरकू घाटी कौन से राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में है? तो ये विशाखापट्टनम जिले में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर मैच करते रहिएगा। किसी भी प्रश्न के लिए आपको ज्यादा समय चाहिए तो आप सेशन को बीच में रोक सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा। एक आपको पता है विशाखापट्टनम बंदरगाह भी है ना। इसको क्या बोलते हैं? विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने सेकंड है। सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 तक चला। यह युद्ध ब्रिटेन एवं डैश के मध्य हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करिए। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, यूएसए। जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर देंगे? कौन सा युद्ध पूछा है? सप्तवर्षीय, यानी कि इसको 7 वर्षीय युद्ध बोलते हैं। 7 वर्षों तक चला था। ठीक है जी। अब देखिए, यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हुआ था। अगर आप सभी ऑप्शन बी को टिक कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब घुमा के क्या प्रश्न पूछेगा यहां से, उसको भी देख लेते हैं। घुमा के आपसे पूछेगा कि सप्तवर्षीय युद्ध में किसकी पराजय हुई या किसकी विजय हुई। तो देखो, आपको पता है ये ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस के बीच में हुआ है ना। इसमें ब्रिटेन जो है वो विनर है और फ्रांस जो है यह युद्ध जो है वो हार गया था। ये चीजें सभी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति पूछा है, प्रधानमंत्री नहीं पूछा है। आंसर करिए जल्दी से, वेरी इंपॉर्टेंट। दिनेश गुणवर्धने, गोटाबया राजपक्षे, चंद्रिका कुमार तुंगा या फिर रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है जी? आंसर कर दीजिए एक बार। चलिए भाई, देखो ध्यान से। अगर राष्ट्रपति पूछा है तो आपको विक्रम रानिल सिंघे, है ना, यानी कि रानिल विक्रम सिंघे आंसर करना है। अब यहां पर देखिएगा, दिनेश गुणवर्धने भी आपको ध्यान रखना है। ये कौन है? श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। ये क्वेश्चन आपने शायद कई बार पढ़ा होगा, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन सभी का सही होना चाहिए भाई, ठीक है ना। बढ़िया सॉल्यूशन पे। आंसर के लिए अगर समय चाहिए आपको तो आप प्लीज सेशन को बीच में एक बार पॉज कर लीजिएगा, है ना। इससे ऊपर तो कुछ कर नहीं पाएंगे। देखो यहां पे 1615 में, सन 1615 में आपसे डीपली भी पूछ सकता है। थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम का राजदूत। क्या पूछेगा कि थॉमस रो किसका राजदूत था?
तो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम का राजदूत था। किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब जहांगीर से एक प्रश्न और बनता है कि जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं? तो जहांगीर के काल को कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। औरंगजेब क्या है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। पूछेगा जिंदा पीर किसको बोलेंगे? तो औरंगजेब को बोलेंगे। प्लस दूसरा पॉइंट क्या है? औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लगाया था। किस शासक ने जजिया कर पुनः लगाया था? तो औरंगजेब ने जजिया कर पुनः लगाया था। एक प्रश्न और आया था आपके पास, एसएससी जीडी में आया था वो प्रश्न कि जो औरंगजेब हैं, औरंगजेब की बात हो रही है यहाँ पे, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो औरंगजेब जो है यह वीणा बजाने में निपुण था। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था। अब देखो, यह वीणा बजाने में निपुण था, परंतु इसने अपने शासनकाल के दौरान संगीत और नाट्य उस पर रोक लगा रखी थी। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने, 5वां नंबर। उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये तो सिंपल हो गया है ना। इसमें 2-3 डिटेल भी आपको मिल गई है, प्लस इसमें तो आपका बेनिफिट ही है प्रश्न में। देखो क्या है, न्यूट्रॉन की खोज पूछा है किसने की है? तो जेम्स चैडविक ने की है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनरिको फर्मी नाभिकीय रिएक्टर की खोज की है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की है? तो एनरिको फर्मी ने की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है? तो सबको सिंपल सी बात पता है। मैक्स प्लांक क्या है? क्वांटम सिद्धांत की खोज, या फिर बोलें कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था मैक्स प्लांक ने। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर, विक्रम सेठ, सलमान रश्दी, अरुंधति राय। इनकी मैंने अभी आपको कल या परसों के जो पेपर है टेस्ट लिया था उसमें 2-3 बुक्स और बताई थी, ठीक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस 2016 में लॉन्च हुई है, ये पुस्तक लेटेस्ट है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था कौन सा? अंबेडकर और लाइफ, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक। इसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है? पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर। अब पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसकी है ये भी पूछ सकता है आपसे, है ना। एक बुक और है इनकी इंपॉर्टेंट जो कि अक्सर एग्जाम में आती है, एक पुस्तक और है। चलिए यहां पर शशि थरूर आंसर करेंगे आप सभी। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर की पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। अंबेडकर ए लाइफ जो है यह 2022 में ही लॉन्च हुई है, तो ये आपके पास करंट अफेयर के रूप में आ सकती है, इसका थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिजर्व रेपो दर निर्धारित करती है? आंसर करिए इसका, क्या आंसर देंगे। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आ रहा होगा, प्रश्नों की क्वालिटी, प्रश्नों का लेवल अच्छा लग रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दिया करो अपने आप, है ना। दूसरी चीज क्या है, रात को 9 बजे एसएससी जीडी की जो क्लास लेना चाहते हैं वो हमारी रात को 9 बजे चलती है, रात को 9 बजे इसी चैनल पे, और वो क्लास जो है लाइव चलती है भाई। यहां पे क्या आंसर होगा? तो यहां पे आंसर हो जाएगा आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब यहां पर मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहूंगा जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट और आवश्यक है, चीजों को समझिएगा। सबसे पहली चीज, आरबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। अब ये मैं गवर्नर आपको क्यों बता रहा हूं, अभी 2023 में जुलाई के मंथ में, ठीक है ना, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड, ईयर अवार्ड 2023, ये किसको मिला है? करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये मिला है शक्तिकांत दास को। ये ध्यान रखिएगा भाई, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एसबीआई की बात करेंगे, एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई
1955 में हुई है। इस टाइम वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में गवर्नर दिनेश खारा हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर। द्रोणावल्ली हरिका को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उनका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, शतरंज, बैडमिंटन, हॉकी। आंसर करिए इसका, क्या आंसर करेंगे? बेहतरीन प्रश्न है जी आपके सामने। गुड। द्रोणिका हरिका, द्रोणावल्ली हरिका, ये मैंने आपको पहले भी करवाया है। आई थिंक 1-1.5 महीने पहले करवाया था जब मैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की क्लास करवा रहा था, और ये क्वेश्चन जो है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में आया भी था। क्या है इसका राइट आंसर? द्रोणावल्ली हरिका जो है शतरंज खेलती थी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने। हाल ही में चर्चा में रही उमियम झील किस राज्य में स्थित है? आपसे झीलें कभी कभी पूछता है करंट अफेयर से रिलेटेड। कभी कभी कोई उत्सव हुआ हो करंट अफेयर का, तो वो करंट अफेयर का उत्सव पूछ लेता है। आप लोग बुक के उत्सव त्योहार रट के चले जाते हो, करंट अफेयर पे ध्यान नहीं दोगे। पूछ लेगा हाल ही में ये उत्सव किस राज्य में मनाया गया, कहां मनाया गया, तो फिर अब सिर खुजाना बैठ के कि ये तो पढ़ा ही नहीं था भाई। करंट अफेयर से बहुत सारी चीजें बनती हैं, स्टैटिक जीके की आपकी, थोड़ा ध्यान रखा करिए इनका। उमियम झील तो देखो वैसे बेसिक क्वेश्चन है, कहां पर है? मेघालय में है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर क्या है? लो जी, जीएसटी आप सभी को पता है 101वें संविधान संशोधन के तहत 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत, ठीक है, 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ है? तो सबसे पहले असम में लागू हुआ था, यह भी आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी चीज क्या है? जीएसटी में पूछता है कितने प्रकार की दरों का वर्णन है, कितने प्रकार की जो है इंटरेस्ट रेट है। तो जीएसटी में टोटल 4 प्रकार की दर का वर्णन है। 4 प्रकार की दरें हैं जीएसटी में। कौन कौन सी हैं? एक आपकी 5%, एक 12%, एक 18% और दूसरा है 28%। इन दरों का अलग अलग वर्णन है, कहां कहां पर कौन कौन सी दर लगेगी। हमसे क्या पूछा है? लॉटरी पुरस्कारों में, तो यहां पर लगेगी 28%। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर सी मैच कर लीजिए। क्लियर है सभी को? आगे चलें क्या? आगे देखिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन परमाणु के डैश हैं। आइसोटोन, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोलिन। सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर कर दीजिए। 1 मिनट, साइलेंट करना पड़ेगा भाई फोन को। हाँ जी, देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। 3 क्या हैं? समस्थानिक। समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आइसोटॉप। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर आपके सामने। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर भारत का उपराष्ट्रपति? करिए जी आंसर, क्या आंसर देंगे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड भी है। जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए। आंसर मैच करिएगा। जो ऑप्शन ए को दे रहे हैं ना राष्ट्रपति, उनका करेक्ट आंसर है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अनुच्छेद 324 के अंदर इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 324 में। आर्टिकल तो आपको याद होने चाहिए। करंट अफेयर का प्रश्न है और मैंने आपको बताया था त्योहार, महोत्सव, मेले करंट अफेयर से रिलेट करके पूछ लेता है एग्जाम में, तो ये वही प्रश्न है। बोला है कि जुलाई 2023 में लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन डैश की भद्रवाह घाटी में किया गया। जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, लद्दाख, उत्तराखंड। करिए आंसर। जुलाई 2023 में ये महोत्सव हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। कौन सा महोत्सव है? लेवेंडर महोत्सव। ठीक है, कहां किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न अगर चेंज कर दे तो मैंने दोनों आंसर इसी प्रश्न में दिए हैं।
जम्मू कश्मीर की किस घाटी में हुआ है? तो भद्रवाह घाटी में हुआ है, इसको मत भूल जाना बस, है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक धर्म कब चलाया गया? अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म कब चलाया गया? इसके अलावा अगर मैं पूछ लूं कि अकबर ने इबादत खाना इबादत खाना की शुरुआत कब की? यह भी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। करिए इसका आंसर। देखो, दीन ए इलाही धर्म अकबर ने चलाया है, पहला प्रश्न हो गया है। कब चलाया है? तो 1582 में आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इबादत खाने की बात करेंगे तो 1575 में हुआ है, यह भी आपको पता होना चाहिए, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, संविधान का संशोधन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आपातकालीन व्यवस्था। करिएगा आंसर, अच्छा प्रश्न है। सेशन पसंद आ रहा है, लाइक शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, दूसरी चीज, एक चीज और बतानी है, हमारी ये जो क्लास है ना, मैं आपको इस क्लास का पीडीएफ भी दे दूंगा भाई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, शुभम ई क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल का है लिंक, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर हमारी डेली क्लास की जो पीडीएफ्स है वो अपलोड हो जाया करेंगी, ठीक है। चलिए, अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज हैं, हमारे साथ आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है जी। इंस्टाग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। आंसर करिए जल्दी से इसका, फटाफट से। क्या आंसर करेंगे जी? ये क्लियर इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे थोड़ी सी डिटेल देनी है इस प्रश्न की। देखो यहां पर ध्यान से, कुछ बेसिक सी चीजें हैं। पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से ली गई है। दूसरा, संविधान का संशोधन कहां से लिया गया है? तो यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। इसमें आपसे अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल भी पूछता है, अनुच्छेद 368 के अंदर इसका वर्णन है। अगर आपसे पूछे किस भाग में संविधान के संशोधन का वर्णन है, तो भाग 20 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन या उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्लियर है। अब ये बचता है हमारे पास आपातकालीन व्यवस्था। आपातकालीन व्यवस्था ली गई है जर्मनी के संविधान से। आपातकालीन आपको पता है ना, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये 3 प्रकार के आपातकाल हैं हमारे संविधान में, जर्मनी से लिया गया है। अगर आपसे पूछे किस भाग में वर्णन है, आपातकालीन व्यवस्था का भाग 18 में वर्णन है, ये आपको पता होनी चाहिए चीजें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जी। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी नीति पेश की थी? सर्वोपरि नीति, रिंग फेस नीति, सहायक संधि या फिर व्यपगत का सिद्धांत। 16 नंबर है आपके सामने, आंसर कर दीजिए। देखो, लॉर्ड डलहौजी, इसके शासनकाल में 1853-54 में भारतीय रेल पहली बार चली थी, भारतीय डाक सेवा, भारतीय तार सेवा पहली बार इन्हीं के शासनकाल में चली है, ठीक है। अब यहां पर जो पूछा है ना आपसे, देखो यहां पे आपका व्यापकता का सिद्धांत आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको राज्य हड़प नीति भी कहा जाता है, यह भी पता होना चाहिए। राज्य हड़प नीति इसी को बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर आपके सामने है, स्क्रीन पर आंसर दीजिएगा। चक्री डैश में बजाए जाने वाला पारंपरिक संगीत के सबसे लोकप्रिय प्रकारों में से एक है। अरुणाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में, बिहार में या फिर जम्मू और कश्मीर में। आंसर करिए दोस्तों, क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिएगा। 17 नंबर। उम्मीद करूंगा प्रश्नों का कलेक्शन समझ में आ रहा होगा। प्रश्न जो हैं वो सभी सुपर इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड हैं। एसएससी जीडी वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं और दिल्ली पुलिस वाले हमारी एसएससी जीडी की क्लास को भी देख सकते हैं। रात को 9 बजे लगती है इसी चैनल पे, वो लाइव चलती है
है ना। यहाँ पे जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चक्री जो है पारंपरिक संगीत है, जम्मू कश्मीर में किया जाता है, ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किसे अगस्त 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भैया ये जो पुरस्कार और सम्मान वाला टॉपिक है ना, पुरस्कार और सम्मान, करंट अफेयर की बात कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम से पहले ये मैं कवर करवाऊंगा 100%, इसकी टेंशन छोड़ दीजिएगा आप। करंट अफेयर के बहुत सारे टॉपिक हैं, ये हम कवर करवा देंगे। ये प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा अथवा नहीं? किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है? तो देखो, आपको पकड़ना है रूट वर्ड प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 21 में किया गया है, ये हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा भाई, है ना। अनुच्छेद 19, इससे 2-3 प्रश्न बन जाते हैं आपके। क्या बनता है? पहली चीज, यह जो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है, बोलने व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है ना। भाषण वगैरह जो है, प्रेस वगैरह जो है, अनुच्छेद 19 के तहत ही कार्य करते हैं। दूसरा पूछता है अनुच्छेद 19 कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करता है, यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? जितने भी वंश हैं, जितनी भी पार्टियां बनी हैं, वो कब बनी हैं, उसके जो है संस्थापक कौन है? ये वंश हैं, वंशों के संस्थापक प्लस प्रमुख वंशों की राजधानियां, और प्रत्येक जितने भी वंश हैं उनके अंतिम शासक कौन थे, ये आपको याद होने चाहिए। ये मैं कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे इकट्ठे बता देता हूँ। ऐसे तो आप डीपली पढ़ेंगे ही, पर जो मैं चीज बताता हूँ उन पे आप विशेष तौर से ध्यान दिया करिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अब देखिए, दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग, है ना। राजधानी क्या थी भाई दंती दुर्ग की? राजधानी पूछ लेगा तो मान्यखेट, ठीक है। विजयालय किस वंश का संस्थापक था? तो विजयालय जो है यह चोल वंश का संस्थापक था भाई। विजयालय की राजधानी क्या थी? तो राजधानी थी इसकी तंजौर। तंजौर क्या थी? कैपिटल, है ना। इसके अलावा सिंह विष्णु जो है यह पल्लव वंश का संस्थापक था। किस वंश का? पल्लव वंश का। राजधानी क्या थी इसकी? इसकी राजधानी थी कांचीपुरम, ठीक है। कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम। श्रीगुप्त आपको पता है गुप्त वंश का प्रथम संस्थापक था। क्वेश्चन नंबर 21, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी पुस्तक है? बराक ओबामा, सानिया मिर्जा, युवराज सिंह, कपिल देव। वेरी इंपॉर्टेंट, खिलाड़ियों से संबंधित करंट अफेयर्स और खिलाड़ियों से संबंधित पुस्तकें, ये हमेशा एग्जाम में चर्चा का टॉपिक रही हैं। एक बार देख लेंगे, किसी नए खिलाड़ी की करंट अफेयर की पुस्तक तो नहीं लॉन्च हुई करंट अफेयर में, वो तो आपको याद होनी ही चाहिए, है ना जी। चलिए अब देखो, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट यह पुस्तक है कपिल देव की, ऑप्शन डी को राइट कर देंगे। एक पुस्तक युवराज सिंह की भी है, क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की पुस्तक है। इन्होंने जब इनको कैंसर हुआ था, ये सारी चीजों का वर्णन इन्होंने इस पुस्तक में किया है। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती हैं, इनकी पुस्तक है एस अगेंस्ट होप, एस अगेंस्ट ऑड्स। ये कैसे याद करोगे? आपको पता है जो एस शब्द है ना, एस शब्द टेनिस खेल से संबंधित है। ये प्रश्न है जीके का, टेनिस से संबंधित है एस शब्द। एस अगेंस्ट होप सानिया मिर्जा की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 22, अकबर के वित्त मंत्री के रूप में डैश ने राजस्व एकत्रित करने की नई व्यवस्था शुरू की, जो कि जब्ती व्यवस्था या फिर दहसाला व्यवस्था के नाम से जानी गई। 2 प्रश्न पूछेगा आपसे घुमा के। देखो, जब्ती प्रणाली तो शायद सभी ने पढ़ा होगा,
इसको दहसाला व्यवस्था भी कहा जाता है। आपसे पूछेगा दहसाला व्यवस्था किसने शुरू की, ऐसे भी पूछ लेगा अकबर के दरबार में किसने दहसाला व्यवस्था शुरू की, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है जी। देखो अकबर के वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री ही तो पूछा है एक तरह से, जिसने दहसाला व्यवस्था लॉन्च की थी, तो राजा टोडरमल, आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। टोडरमल जो है यह भू राजस्व मंत्री भी थे, भू राजस्व मंत्री भी थे। इसके अलावा राजा बिरबल आपको पता है यह इसके दरबार में सलाहकार थे, है ना। अबुल फजल ने क्या है, कौन सी पुस्तक लिखी थी, बाबर अकबरनामा। अकबरनामा पुस्तक के राइटर कौन थे, अबुल फजल। और ये तीनों जो हैं ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे, नवरत्नों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 23, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को 6 वर्षों के कार्यकाल या डैश की आयु तक के लिए नियुक्त किया जाता है, 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 55 वर्ष। क्या पूछ सकता है आपसे इसमें कि जो संघ लोक सेवा आयोग है इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो अधिक 6 वर्ष का होता है। अगर 6 वर्ष होने से पहले ही उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक हो जाए तो वो रिटायर हो जाता है, फिर 6 वर्ष या फिर अधिक से अधिक 65 वर्ष तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24, 1959 में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना कहां पर हुई थी, मद्रास, त्रिवेंद्रम, बेंगलुरु, मसूरी। वेरी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, आंसर कर दीजिएगा जल्दी से, जल्दी से एक बार आंसर कर दीजिए। 1959 में राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की स्थापना कहां पर हुई थी, तो जो भी यहां पे ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं मसूरी, आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सर। 25 नंबर आपके सामने है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं। अगर ये टॉपिक आपने छोड़ा एग्जाम में तो आप बहुत पीछे हो, चाहे इसमें से एक भी प्रश्न ना आए आपके एग्जाम में, उससे कोई मतलब ही नहीं है आपको। एज ए स्टूडेंट कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके अच्छे से कवर होने चाहिए, जिसमें से एक ये टॉपिक भी है मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहां पर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी कहां के सीएम हैं, उत्तराखंड। इसके अलावा पिनराई विजयन जो है ये केरला के सीएम हैं। भूपेंद्र भाई पटेल जो है ये गुजरात के सीएम हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सबसे प्रबल ऑक्सी कारक है फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन। करिए सर आंसर, क्या आंसर देंगे आप इसका। अगर सेशन पसंद आ रहा है भाई तो उम्मीद करूंगा आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑटोमेटिक कर दोगे। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हुई है ना। सबसे प्रबल ऑक्सी कारक क्या है, फ्लोरीन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ऋणात्मक तत्व भी है। 27 है, निम्नलिखित में से नियत ताप प्राणी कौन सा है, सांप, छिपकली, मेंढक, कबूतर। अब देखो यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। नियत ताप का मतलब होता है क्या, गर्म रक्त प्राणी, गर्म रक्त प्राणी, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, पक्षी हो जाएंगे, ये आपके गर्म रक्त प्राणी हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ प्राणी होते हैं जो शीत रक्त होते हैं, जिनका रक्त ठंडा होता है, शीत रक्त प्राणी। शीत रक्त प्राणी में कौन कौन से आते हैं आपको पता होना चाहिए भाई, उभयचर, इसके अलावा सरीसृप, है ना, मछली भी शीत रक्त प्राणी में आ जाती है, व्हेल को छोड़कर। ठीक है, अब यहां पर कबूतर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कबूतर जो है नियत ताप प्राणी या फिर गर्म रक्त वाला प्राणी है। ठीक है भाई, सांप, छिपकली, मेंढक, मेंढक उभयचर में आ गया, छिपकली जो है सरीसृप में आ जाएगी, सांप, छिपकली, सरीसृप। ठीक है, ये क्या है, शीत रक्त प्राणी है। 28 नंबर है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में डैश राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह प्रश्न इसलिए डाला है क्योंकि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है और बहुत पुराना भी नहीं है, 2021 में शामिल हुआ है, 2021
1921 में शामिल हुआ है, तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, रामप्पा मंदिर को क्या बोलते हैं? रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे रुद्रेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है या रामप्पा मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का, सेकंड लास्ट। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है। यह भी करंट अफेयर का प्रश्न है। बदले गए शहरों के नाम, बदले गए गांवों के नाम, बदले गए स्टेशंस के नाम, बदले गए विश्व धरोहर, या फिर क्या है, जो भारत के जितने भी स्तूप हैं इनके नाम। बहुत जगह के नाम चेंज किए हैं भाई मोदी जी के कार्यकाल में, ये आपको पता होने चाहिए। अभी हमसे क्या पूछा है? दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में स्थित मशहूर मुगल गार्डन का नाम क्या कर दिया गया है? इसका नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 30 है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, करंट अफेयर है। निम्नलिखित में से किसने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? शीना शेट्टी, नंदिनी गुप्ता, वंशिका परमार, या फिर सुरभजीत ढिल्लो? कर दीजिए आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्लास को फिर यहीं पर समाप्त करते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये थे आपके टॉप 30 क्वेश्चन। बता दीजिएगा इन 30 प्रश्नों में आपने कितने प्रश्न जो हैं वो राइट किए हैं। आपको आज का सेशन कैसा लगा है, हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है? जितना आप सपोर्ट दिखा रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं फिर कल सुबह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।